मौलाना अबुल कलाम अमर रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, आचार्य नरेंद्र अमर रहे, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अमर रहे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अमर रहे, अच्युत प्रबंधन अमर रहे, आसिफ अली अमर रहे, ऊषा मेहता अमर रहे, यूसुफ मेहर अली अमर रहे, अशोक मेहता अमर रहे, बीजू पटनायक अमर रहे, सादिक अली अमर रहे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद। अगस्त क्रांति के विषय में बहुत सारे हमारे विद्वत जनों ने अपनी बात को रखा। बहुत चीजें हमें सीखने को, समझने को मिली कि आज़ादी हम लोगों को सिर्फ स्कूल में पढ़ाया जाता है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। ये तो एक दो चीजें हैं जिसको हम प्रतिवर्ष मनाते हैं, लेकिन जो असली आज़ादी 1857 के बाद की जो क्रांति थी, ये जो 1857 में क्रांति हुई वो एक बाद में सफल हुई, लेकिन वो प्रयास था देश को आज़ाद करने के लिए। उसके बाद हमारे कैलाश जी ने बताया कि 3 आंदोलन हुए, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन, अगस्त जो क्रांति है भारत छोड़ो आंदोलन, कि हमारे देश के लोगों ने, जो आम जनता थी, जो आम किसान, मजदूर, नौजवान जो भी था, उसने ये ठान लिया था कि अब बहुत हो चुका है, अंग्रेज 200 साल की गुलामी की हो चुकी है और ये देश को अब आज़ाद करने का समय। क्योंकि आंदोलन करते 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 बहुत समय बीत गया। जैसे कैलाश जी ने बताया कि संसाधनों की कमी थी या एक ऐसी ज्वाला नहीं धधक पाई, क्योंकि बहुत सारी ज्वालाएं थी वो अलग अलग क्षेत्रों में लगी थी। कि इसके अंदर कुछ लोग अहिंसात्मक आंदोलन के पक्ष में थे, कुछ लोग हिंसात्मक में थे कि देश कैसे आज़ाद किया जाए। बहुत सारे हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे कि वो इस पक्ष में नहीं थे कि हम लोग सिर्फ आंदोलनों से या इस असहयोग आंदोलन से या सविनय आंदोलन से इस देश को आज़ाद कराएं। उनका आंदोलन था क्रांतिकारी रूप से, वह देश को आज़ाद कराना चाहते थे कि ये अंग्रेज ऐसे नहीं जाएगा। उसमें चंद्रशेखर आजाद रहे हों, भगत सिंह जी रहे हों, सुखदेव बटकुशल रहे हों, बहुत सारे सेनानी हमारे थे। तो ये आज़ादी हमें बहुत ही कठिन, बहुत ही असंख्य और हजारों हमारे स्वतंत्रता सेनानियों, क्रांतिकारियों के बलिदान की वजह से हमें मिली। ये जो 9 अगस्त का क्रांति का दिवस है, ये आगे जाके 1947 में जाकर मिला। कितना आप समझ सकते हैं कि आंदोलन चला होगा कि उसको 42 से 47 तक 5 साल लग गए कि हम लोग, जब उन्होंने डिसीजन लिया अंग्रेजों ने यहाँ से जाने का। तो यहाँ कहने का विषय सिर्फ यही है कि हम लोग जो ज्वाला है, जैसे लोगों ने, हमारे वक्ताओं ने कहा कि क्रांति की ज्वाला कैसे धरती, क्यों क्रांति ऐसे नहीं होती। क्रांति स्वतः स्फूर्त होती है कि आम जनता में हम लोग कोई आंदोलन करते हैं, पार्टी करती है या कोई दल करता है या कोई समाज करता है या विचारधारा करती है या कोई संस्था करती है। यह आंदोलन जो होता है वो सिर्फ उस समाज और उस जो भी दल होता है, ये जो संस्था है, उसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होता है। लेकिन जब क्रांति की बात होती है तो उसके पीछे उद्देश्य क्या होता है कि जनता का और जनसाधारण का कल्याण के लिए, देश के लिए। जब जनता खुद उठकर चलती है, यही इस अगस्त क्रांति की मूल विचारधारा थी, मूल धारा थी। और जो तरंग उठी अगस्त क्रांति की 1942 में, वो यही थी कि यह आंदोलन बना जो जनता का आंदोलन बना। बेशक यह आंदोलन जो है कि कांग्रेस की कार्य समिति में पास हुआ कि हम यह वहां पर गावलिया जो टैंक मैदान है, जिसे अगस्त क्रांति मैदान कहा जाता है, वहां पर झंडा फहराया जाएगा। सबकी लगाया गया कि मौलाना आजाद उस पर झंडा फहराएंगे। लेकिन उनसे पहले ही हजारों की संख्या में कांग्रेस के लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और स्वतंत्रता सेनानियों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अरुण आसफ अली ने वहां पर जाकर झंडा फहराया। वो एक संकेत है, एक संकेत है कि हमारा देश अब
अंग्रेजों की गुलामी को सहन नहीं कर सकता है और हमें आजाद किया जाए। तो मेरा ये कहने का मकसद है कि हम लोग ये जो इतिहास की बातों में जाकर और इन 9 अगस्त की क्रांति की बातों में जाकर क्या उद्देश्य चाहते हैं कि हमारा समाज आज किस धारा पर है। आज क्रांति, बहुत सारी चीजें बात कही कि आज क्रांति कहाँ है, आज आंदोलन कहाँ है। हम लोग सहन करने की शक्ति में हो गए कि जितने भी है कि हमें कैसी भी सरकारें आकर, कैसा भी समाज आकर, कैसा भी संवैधानिक चीजें आकर, सब लोग जैसा भी दे जाएं वैसे ही सहन करते करते चले जाते हैं। आज आंदोलन नहीं हो रहा। यह आंदोलन जो था नौजवानों छात्रों का आंदोलन था। आपने अभी देखा, मैं देश का नाम नहीं हुआ, आज जो है नौजवान छात्रों ने आंदोलन क्रांति करी। जब तक नौजवान छात्र आगे नहीं आएगा तब तक क्रांति नहीं हो पाएगी और देश के लिए होगा जब तक देश के लोग, आम लोग नहीं जुड़ेंगे। आज देश के अंदर हालात और स्थिति ऐसी है कि आप देखिए कि देश में जो नफरत है वो फैलती जा रही है, लेकिन उससे बोलने वाला कोई नहीं। अगर बोल देगा कोई तो नाराजगी ना हो जाए कि हमारा साथ वाला, हमारा पड़ोसी, हमारा भाई नाराज ना हो जाए। आज एक डर का वातावरण हो गया है कि हम कुछ बोलने से भी हिचकिचाते हैं। तो क्रांति की बात दूर तो देखिए, इतनी नफरत देश में हो चुकी है, इतनी वैमनस्यता हो गई देश में, इस जातिवाद का या धर्मवाद का इतना चरम सीमा पर हो चुका है कि हम आजकल किसी सामने बोल नहीं सकते कि हमारे परिवार को कुछ ना हो जाए। तो कैसे देश चलेगा? बात ये सोचने की, देश में ये जो वातावरण ऐसा बनाया जा रहा है, ऐसा बढ़ता जा रहा है, किस कारण हो रहा है? क्योंकि ये बहुत बात ये है कि हम बोल नहीं रहे, कि हम लोगों ने बोलना बंद कर दिया है, हम लोगों ने लड़ना बंद कर दिया है। हम लोग सिर्फ एक व्यवस्था के साथ जीना चाहते हैं कि सुविधा भोगी हो गए, या आप कहें, मैं उस बात में नहीं जाना चाहता, हम उस व्यवस्था से चले जाते हैं कि चले जाते हैं, चलो छोड़ो छोड़ो छोड़ो। यही छोड़ो छोड़ो करने की वाली भी नीति में आज देश इस स्थिति में हो गया है कि देश गुलामों की स्थिति में से भी बदतर स्थिति में हो गया है। आज जो संविधान पर और लोकतंत्र पर खतरा है कि जो भी सरकारें चल रही हैं, चलती हैं, वो ऐसा कानून बना देती हैं कि देश के लोगों से और आम जनता से कोई पूछा नहीं जाता कि देश को क्या चाहिए, देश के लिए स्थिति में क्या हो जाएगा, कैसा देश चलेगा, कैसे हमारे यहाँ देश के लोग, जो ये यहाँ जो देश है सभी लोगों का गुलिस्ता है देश, यहाँ सभी जाति, धर्म और भाषा के लोग रहते हैं। ये गुलिस्ता से देश बना हुआ है, उनको हम कैसे अपने में मिलाएं, उसमें आत्मसात करें, यह कोई नहीं सोचता। सिर्फ एक वर्ग विशेष के लिए नीतियां बनाई जाती हैं, एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए ऐसा किया जाता है। हमसे सोचना हम लोगों को पड़ेगा कि जिस वर्ग के लिए वो नीति बन रही है कि वो वर्ग, हम एक भाई के साथ विभेद करके कैसे हम खड़े हो सकते हैं, एक भाई को अलग करके हम कैसे अपने देश का विकास कर सकते हैं, अपने परिवार का विकास। आप अपने परिवार में देखिए, अगर हमारे भाई, घर में 4 भाई हैं, हम 2 भाइयों को अलग करके या एक भाई को ऐसा करके कैसे देश चला सकते हैं? तो इसलिए मेरा कहने का ये उद्देश्य है, मकसद है कि हम लोग समझें, सोचें। जब तक हम लोग सोचेंगे समझेंगे नहीं, और क्योंकि आम नागरिक, आम जनता नहीं सोचेगी, तब तक ये नेता या कोई, हम कहें कि बहुत सारे लोग जो हैं, जो इस राजनीतिक क्षेत्र में लगे हुए हैं या धार्मिक क्षेत्र में लगे हुए हैं, उसमें क्षेत्र में, तब तक कोई भला नहीं हो रहा। देश के लोगों को सोचना होगा, देश के नौजवानों को सोचना पड़ेगा, देश के बुद्धिजीवी वर्ग को सोचना पड़ेगा कि हमारी जो लड़ाई है, हमारा देश और हमारा समाज कैसे चलेगा, हमारे समाज का विकास कैसे होगा, हमारे देश का विकास कैसे होगा, अगर हम अपने जो क्रांतिकारी, हमारे स्वतंत्रता सेनानी, हमारे जो भाई हैं, जिन्होंने असंख्य और हजारों की संख्या, लाखों की संख्या में जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, क्या हम उनके सपनों का भारत बना पाए? उसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। ये सपनों का भारत तभी बन पाएगा जब हमारा देश, सब लोग मिलजुल कर इस देश के लिए और इस देश के नौजवानों, किसानों, मजदूरों के लिए और उस अंतिम पायदान में जो व्यक्ति खड़ा हुआ है, उसकी लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे, उसके चेहरे पर मुस्कान लाने का काम करेंगे, उसके घर में राशन देने का काम करेंगे, रोजी रोटी देने का काम करेंगे, उस नौजवान के आंखों में चमक देने का काम करेंगे। तभी यह देश का ये जो क्रांति है, जिन्होंने हमें दी है, उसके सपनों का भारत बन पाएगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का प्रकट करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि इसमें मुझे सौभाग्य मिला कि बोलने का और मुझे इस कार्यक्रम में उपस्थित रहने का। मैं सभी का आभार और अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। आज का दिन भारत के इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण दिन है।
आज के दिन एक बड़ा आह्वान हुआ था आजादी प्राप्त करने के लिए, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने बिना हमारे देश के बड़े नेताओं को विश्वास में लिए हम सेना और अर्थ दोनों विश्व युद्ध में झोंक दिया था। हमारे देश के नेताओं ने इसका विरोध किया और कहा कि आपने हमें आजाद नहीं किया, यह 1939 के बाद, और आपने बिना हमारे मर्जी के हमारे देश की सेना को इसके अंदर झोंक दिया। बहुत दिनों तक बात चलती रही और जब देश को आजाद करने में वो आनाकानी करने लगे, लेकिन वो कहते रहे कि हम आजाद कर देंगे, आप लोग हमारा साथ दीजिए। जब जैसा बताया पूर्ववक्ताओं ने, जब उन्होंने धोखा किया, अपनी बात पर नहीं अड़े, तब महात्मा गांधी ने बंबई अधिवेशन में, अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन था, उसके अंदर यह निर्णय लिया, करो और मरो। देश के अंदर यह फैल गया कि जो गांधी अहिंसा की बात और सत्य की और सत्याग्रह की बात करता था, वो गांधी करो और मरो की बात क्यों करने लगा। गांधी ने स्पष्ट किया कि यह मूल मंत्र है, करो और मरो। मरो का मतलब यह है कि हम किसी को मारेंगे नहीं, हम बहुत दिन से गुलामी झेल रहे हैं और हमें स्वतंत्रता चाहिए, या तो हमें स्वतंत्र कर दीजिए, नहीं तो हम अपनी जान दे देंगे जब तक हमें स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। उसी 8 तारीख आज का दिन यह निर्णय हुआ और मौलाना अबुल कलाम आजाद को ग्वालियर टैंक मैदान में तिरंगा झंडा फहराना था। वहां ही बहुत बड़ी मीटिंग थी, 50,000 लोग थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने सारे बड़े नेताओं को कांग्रेस पार्टी के गिरफ्तार कर। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी को सबसे पहले गिरफ्तार किया था। जब मौलाना अबुल कलाम आजाद को गिरफ्तार कर लिया गया और चूंकि उन्हें ही झंडा फहराना था, तो अरुआ आसफ अली जो समाजवादी विचारधारा की थी, वो उस मीटिंग में थी। उन्होंने बहुत बहादुरी से ग्वालियर टैंक मैदान पर जाकर और ब्रिटिश की पूरी सरकार के बीच में भीड़ को चीरती हुई तिरंगा झंडा फहराया। इतनी बहादुरी के साथ उन्होंने ये काम किया। और ये जो नारा है करो और मरो का, जिसके बारे में सारे लोग बता ही चुके हैं कि पूरे देश में आग लग गई ब्रिटिश सरकार के खिलाफ और उनके सारे संचार के। डॉक्टर लोहिया ने कहा कि जब संचार के साधन अंग्रेजों की धमनी है, इसे अगर काट दोगे, चाहे वो रेल है चाहे डाक है, तो अंग्रेज धराशायी हो जाएगा। लेकिन इस काम को करने में हमारे देश के लाखों लोग गिरफ्तार हुए। 18,000 से ज्यादा लोगों पर DIR लगा, हजारों लोग
मारे गए, क्योंकि अंग्रेज इतना आसानी से इस देश को आजाद कराना नहीं था। वो तो द्वितीय विश्व युद्ध में उसकी आर्थिक स्थिति भी उसके ऋण की हड्डी में टूट रही थी, और यह जो आंदोलन था यह एहसास करा दिया था अंग्रेजों को कि भारत के लोग गुलाम अब नहीं बनाए जा सकते, अब इन पर नियंत्रण करना बहुत मुश्किल काम है। अंग्रेज समझ चुका था, लेकिन उसके बाद भी जो आतंकी होता, आपताई होता, जो शासन कर रहा, जो हमें लूट रहा हमारे संसाधनों का, वो इतनी आसानी से वो हार नहीं मानी। उन्होंने पूरी ताकत लगाई दमन करने के, और सारे नेताओं को जो भूमिगत तरीके से काम कर रहे थे, जिनके इस यहाँ पर चित्र में जो लोग दर्ज हैं, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अशोक मेहता, उषा मेहता, अरुणा आसफ अली, यूसुफ मेहर अली और बहुत से लोग, सादिक अली जी और बीजू पटनायक का नाम लिया आपने, और कई लोग थे। सारे लोग भूमिगत होकर काम कर रहे थे, लेकिन 4-6 महीने के अंदर ये सारे लोग गिरफ्तार हुए। आंदोलन को जनता ने, जैसा बताया पूर्ववक्ताओं ने, कि जनता ने संभाल लिया था, लेकिन दमन उनका इतना ज्यादा था कि वो जनता जो है लगातार लड़ रही थी, लगातार लड़ रही थी, और नेता भूमिगत होकर के उन्हें दिशा निर्देश दे रहे थे, लेकिन वो नेता भी गिरफ्तार था। तो मेरा एक कहने का मकसद यह है कि इतनी लड़ाई के बाद यह आजादी मिली। जो आज सत्ता में है वो लोग उस समय उन्हीं अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, उन्हीं के साथ थे। हिंदू महासभा हमारा साथ नहीं दे रही थी, और सारे समाजवादी लड़ रहे थे। समाजवादियों की महत्वपूर्ण भूमिका थी जब कांग्रेसी सारे बंद हो गए थे। और स्थिति आज वही है कि आज देश के अंदर तूफान है, महंगाई का, अशिक्षा का, गरीबी का, भूख का, पीड़ा का, दर्द का, बेबसी का, लाचारी का, अनाचार, चारों तरफ हाहाकार है और मानने के लिए तैयार नहीं। लूट हो गई है पूरे देश में। अंग्रेजों ने हमारे संसाधन को लूटा, और आज जो हमारी सरकार है वो संसाधनों को लूट रही। और ये नेता क्या यही सोचे थे कि हम जो इतनी कुर्बानी दे रहे हैं इस देश को आजाद कराने में, इस जनता के कल्याण के लिए, कि इनका शोषण न हो, इनके साथ अनाचार और अन्याय न हो, गरीबी यहाँ की दूर हो। आज मामूली बात है कि भारत 143 देशों में विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में 126वें स्थान पर है, और हम दिन बहुत मारते हैं कि हम विश्व गुरु हो जाएं। हम कहते हैं आप विश्व का चेला नहीं हो सकते। जहां शिक्षा, स्वास्थ्य, खुशहाली ना हो और यहाँ की जनता कुपोषण की शिकार हो, 40% भारत के बच्चे दोनों टाइम पूरा भोजन नहीं प्राप्त करते हो, वहां आप विश्व गुरु की बात करते हो। शर्म की बात कि भारत को आजाद हुए 76 वर्ष से ज्यादा हो रहा। हमारे नेताओं ने इसलिए कुर्बानी नहीं की। अफसोस है इस बात, सारे लोगों ने बताया। तो हम लोगों को कम से कम सामाजिक समानता का काम करना चाहिए। सामाजिक रूप से हम समाज के अंदर एक साथ रहें और मिलकर जो सामाजिक बुराई है उसे दूर करने का काम करें। क्योंकि ये पाखंड फैला रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, झूठ और लूट का काम हो रहा है। और इन लोगों ने जिन कुर्बानी दी है, जिन महान स्वतंत्रता सेनानी और वीर बलिदानियों ने, उन्होंने इस देश को एक दिशा देने का काम करना चाहा था। क्योंकि ये लोग विदेशों में गए थे, वहां के वातावरण को देखा था, और जब ये भारत आए
तो इन्होंने वही काम यहाँ करना चाहा कि लोगों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, लोग एक गुलाम न रहे। सामंतवादी व्यवस्था जो है इस देश के अंदर, वर्चस्ववादी व्यवस्था है, वो दूर हो, लेकिन वो हो नहीं पाए। सुभाष चंद्र बोस जापान की सहायता लेना चाहते थे और जापान से, लेकिन महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ये लगातार ये सोचते थे कि हम अगर अंग्रेजों अगर जापान जीत जाता है इसके अंदर, तो अब तो लड़ाई हम अंग्रेजों से लड़ रहे हैं, फिर जापानियों को भगाने के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। लेकिन घटनाक्रम वहां बदल गया, जो 1945 में बमबार्ड हो गया, अमेरिका ने बम मार दिया जापान पर, इसलिए भारत को फिर इन्हें बहुत जल्दी आजाद कराना पड़ा। लेकिन आजादी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका भारत छोड़ो आंदोलन की है। डॉक्टर लोहिया ने कहा था, लगातार कहा था कि ये 9 अगस्त को ऐसे मनाना चाहिए इस देश में जैसे 15 अगस्त मनाया जाता है, जैसे 26 जनवरी मनाई जाती है, क्योंकि 9 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन करो या मरो का नारा जो है, इसने ही स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया था। और जो स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया, उसका यही परिणाम हुआ, तब देश आजाद हुआ। तो हमें अभी आजादी तो मिली, लेकिन आर्थिक असमानता, गैर बराबरी आज भी यहाँ कायम है। और आर्थिक असमानता इतनी है कि 21 आदमियों पर 70 करोड़ लोगों के बराबर संपत्ति पहुंच गई। 70 करोड़ लोगों पर जितना संसाधन है, केवल भारत के 21 आदमियों पर है। इतनी असमानता तो हमारे नेताओं ने कभी सोचा भी नहीं था कि गरीब गरीब होता जाएगा और अमीरी इतनी बढ़ जाएगी। कहते हैं कि हम तीसरी विश्व व्यवस्था होंगे, तीसरी अर्थव्यवस्था हो जाइए, हमें बहुत प्रसन्नता, हम लोग भारत के नागरिक हैं। लेकिन लोगों को पूरी रोटी दोनों टाइम को मिलनी चाहिए, रोटी का संकट है, इस पर सोचना पड़ेगा। इन शब्दों के साथ आप लोग हमेशा ज्ञान गेट केंद्र पर आते हैं और अपना अमूल्य समय देते हैं, विचार को सुनते हैं और विचार को आगे बढ़ाने का काम करना है। मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और सभी मंचासीन साथियों का, आप लोगों का इसलिए भी अभिनंदन करता हूं कि 60 नोटिस पर भी आप लोग यहाँ आकर के कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे वतन मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, चूम लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम, सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी
प्यारे वतन है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू। जितना याद आता है मुझको उतना तड़पाता है तू, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। छोड़ कर तेरी जमी को दूर आ पहुँचे हैं हम, छोड़ कर तेरी जमी को दूर आ पहुँचे हैं हम। फिर भी है यही तमन्ना तेरे जर्रों की कसम, हम जहाँ पैदा हुए उस जगह ही निकले दम, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम। मैं खुशबू तिवारी आप सभी के बीच रूबरू हूँ GNA न्यूज चैनल के माध्यम से। आप सभी इसको देखिए, सुनिए, ढेर सारा प्यार दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।